जय हिंद, जय भारत। जैसा कि हमने पहले कक्षा 6 का चैप्टर 2 कंप्लीट किया था, आरंभिक मानव की खोज में, तो उसी क्रम में है आज हम कक्षा 6 हिस्ट्री के चैप्टर 3 कंप्लीट करने जा रहे हैं, भोजन संग्रह से उत्पादन तक। इसको हम ध्यान से पढ़ेंगे। हर पैराग्राफ को आपको पहले रीड करके सुनाया जाएगा और फिर उसके बाद उसका सारांश आपको समझाया जाएगा और अंत में आपको हम नोट्स प्रोवाइड करवाएंगे। आप उन्हें अपनी कॉपी में उतार सकते हैं और अपने इस चैप्टर को पूरी तरह क्लियर कर सकते हैं। तो इसी के साथ हम आज का चैप्टर शुरू करते हैं। विभिन्न प्रकार के भोजन। आज हमें अपने भोजन का अधिकांश हिस्सा उगाई गई फसलों और पाले गए पशुओं से मिलता है। भिन्न भिन्न फसलों को उगाने के लिए भिन्न भिन्न जलवायु की आवश्यकता पड़ती है। जैसे धान की खेती के लिए गेहूं जहाँ जौ की तुलना में ज़्यादा पानी की जरूरत पड़ती है। इसलिए हम देखते हैं कि किसान विशेष फसल विशेष क्षेत्रों में ही उगाते हैं और यही नहीं, पशुओं को भी अपने अनुकूल वातावरण की आवश्यकता होती है। उदाहरण के तौर पर हम देख सकते हैं कि सूखी और पहाड़ी जलवायु में मवेशियों की तुलना में भेड़ या बकरी अधिक सहजतापूर्वक जीवित रह सकते हैं। पर जैसा कि तुमने अध्याय 2 में पढ़ा, स्त्री पुरुष ने अपने भोजन का उत्पादन हमेशा नहीं किया। स्टॉप। अब ऊपर का जो पैराग्राफ है इसमें आपको ये बताया गया है कि जो मानव ने जो कृषि करना शुरू किया था, अब आपने चैप्टर 2 में पढ़ा कि वो धीरे धीरे स्थायी हो चुका था मानव, और उसने क्या कर दिया था कि अब वो फसलों के बारे में जानने लगा था, कब फिर फसलें पककर तैयार होती हैं, और जो जानवर होते हैं उनकी गतिविधियों के बारे में भी जानने लगा था। तो उसी क्रम में इसमें आपको बताया गया है कि अलग अलग फसलों के लिए अलग अलग जलवायु की आवश्यकता होती है। और उस अगला जो पैराग्राफ है वह है खेती और पशुपालन की शुरुआत, स्टार्ट। अध्याय 2 में हमने पढ़ा कि दुनिया की जलवायु बदलती रहती है, स्टॉप। जैसा कि आपको पता है कि चैप्टर 2 में हमने पढ़ा 12,000 साल पहले अचानक गर्मी बढ़ने लगी थी और अचानक मैदानी भागों में घास बड़े स्तर पर उगने लगी, और घास खाकर जीवित रहने पर वाले जो जानवर थे वो भी बड़ी संख्या में उनकी तादाद बढ़ने लगी। तो इसलिए मानव ने उनका शिकार करने के लिए, मांस प्राप्त करने के लिए उनका पीछा करना आरंभ किया और उन घास के मैदानों में भी वहां पर रहने लगे जहां पर वह जानवर अपने भोजन के लिए आया जाया करते थे। स्टार्ट दोबारा पढ़ते हैं हम लोग। अध्याय 2 में हमने पढ़ा कि दुनिया की जलवायु बदलती रहती है, साथ ही लोग जिन वनस्पतियों और पशुओं का भोजन के रूप में इस्तेमाल करते हैं वे भी बदलते रहे। लोगों का ध्यान कुछ बातों की ओर गया, जैसे खाने योग्य वनस्पतियां कहाँ कहाँ मिल सकती हैं, बीज कैसे अपनी डंठल से टूट कर गिरते हैं, गिरे बीजों का अंकुरण और उनसे पौधों का निकलना आदि। इसी तरह उन्होंने पौधों की देखभाल करनी शुरू कर दी होगी। चिड़िया और जानवरों से पौधों की सुरक्षा की होगी ताकि वे ठीक से बढ़ सकें और उनके बीज पक सकें। इस प्रकार धीरे धीरे वे कृषक बन गए होंगे। इसी तरह लोगों ने अपने घरों के आसपास चारा रखकर जानवरों को आकर्षित कर उन्हें पालतू बनाया होगा। सबसे पहले जिस जंगली जानवरों को पालतू बनाया गया वह कुत्ते का जंगली पूर्वज था। धीरे धीरे लोग भेड़, बकरी, गाय और सुअर जैसे जानवरों को अपने घरों के नजदीक आने को उत्साहित करने लगे। ऐसे जानवर झुंड में रहते थे और ज्यादातर घास खाते थे। अक्सर लोग अन्य जंगली जानवरों के आक्रमण से इनकी सुरक्षा किया करते थे और इस तरह धीरे धीरे वे पशुपालक बन गए। स्टॉप। अब आपको इस 2 पैराग्राफों में यही बताया गया है कि जो आरंभिक मानव था वह कृषक कैसे बना और दूसरा वह पशुपालक कैसे बना। आगे चलते हैं। बसने की प्रक्रिया, स्टार्ट। लोगों द्वारा पौधे उगाने और जानवरों की देखभाल करने को बसने की प्रक्रिया का नाम दिया गया है। अपनाए गए ये पौधे तथा जानवर अक्सर जंगली पौधों तथा जानवरों से भिन्न होते हैं। इसकी वजह यह है कि बसने की प्रक्रिया की दिशा में अपनाए गए पौधों या जानवरों का लोग चयन करते हैं। उदाहरण के तौर पर लोग उन्हीं पौधों तथा जानवरों का चयन करते हैं जिनके बीमार होने की संभावना कम हो। यही नहीं, लोग उन्हीं पौधों को चुनते हैं जिनसे बड़े दाने वाले अनाज पैदा होते हैं, साथ ही जिनकी मजबूत डंठलें अनाज के पके दानों के भार को संभाल सकें। ऐसे पौधों के बीजों को संभाल कर रखा जाता है ताकि फिर से उगाने के लिए उनके गुण सुरक्षित रह सकें।
उन्हीं जानवरों को आगे प्रजनन के लिए चुना जाता है जो आमतौर पर अहिंसक होते हैं। इसलिए हम देखते हैं कि पाले गए जानवर तथा कृषि के लिए अपनाए गए पौधे जंगली जानवरों तथा पौधों से धीरे धीरे भिन्न होते गए। मिसाल के तौर पर जंगली जानवरों की तुलना में पालतू जानवरों के दांत और सींग छोटे होते हैं। बसने की प्रक्रिया पूरी दुनिया में धीरे धीरे चलती रही, यह करीब 12,000 साल पहले शुरू हुई। वास्तव में आज हम जो भोजन करते हैं वो इसी बसने की प्रक्रिया की वजह से है। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसलों में गेहूं तथा जौ आते हैं। उसी तरह सबसे पहले पालतू बनाए गए जानवरों में कुत्ते के बाद भेड़ बकरी आते हैं। स्टॉप। अब इस पैराग्राफ में आपको बसने की प्रक्रिया के बारे में बताया गया है, जो कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगला है एक नवीन जीवन शैली। स्टार्ट। तुम किसी पौधे के बीज को बोकर देखो, तुम पाओगे कि इसे विकसित होने में कुछ वक्त लगता है। इसमें कुछ दिन, महीने या फिर साल लग सकता है। इसलिए जब लोग पौधे उगाने लगे तो उनकी देखभाल के लिए उन्हें एक ही जगह पर लंबे समय तक रहना पड़ा था। बीज बोने से लेकर फसलों के पकने तक पौधों की सिंचाई करके खरपतवार हटाने, जानवरों और चिड़ियों से उनकी सुरक्षा करने जैसे बहुत से काम शामिल थे। कटाई के बाद अनाज का उपयोग बहुत संभाल कर करना पड़ता था। अनाज को भोजन और बीज दोनों की ही रूपों में बचा कर रखना आवश्यक था, इसलिए लोगों को इसके भंडारण की बात सोचनी पड़ी। बहुत से इलाकों में लोगों ने बीजों के बीजों के लिए बड़े बड़े बर्तन बनाए, टोकरियां बुनी या फिर जमीन में गड्ढा खोदा। इस पैराग्राफ में आपको यही बताया गया है कि लोगों ने जो उन्होंने बीज और अनाज उन्होंने उगाया था उसको सुरक्षित कैसे रखा, यही इस पैराग्राफ में बताया गया है। आगे है जानवर चलते फिरते खाद्य भंडार। स्टार्ट। जानवर बच्चे देते हैं जिससे उनकी संख्या बढ़ती है। अगर जानवरों की देखभाल की जाए तो उनकी संख्या तो बढ़ती ही है, साथ ही उनसे दूध भी प्राप्त हो सकता है जो भोजन का एक अच्छा स्रोत है। यही नहीं, जानवरों से हमें मांस भी मिलता है। दूसरे शब्दों में पशुपालन भोजन के भंडारण का एक तरीका है। अगला है आओ आरंभिक कृषकों और पशुपालकों के बारे में पता लगाएं। स्टार्ट। मानचित्र 2 देखो। क्या तुम्हें कई नीले वर्ग दिख रहे हैं? जो आपने ऊपर देखा होगा भी, पता है इसमें से प्रत्येक बिंदु उस जगह को दर्शाता है जहां पुरातात्वविदों को शुरुआती कृषकों और पशुपालकों के होने के साक्ष्य मिले। स्टॉप। आपको पिछला चैप्टर था उसमें हमने बताया था कि जो आरंभिक बस्तियां कहाँ कहाँ बसी थी और आरंभिक नगर कहाँ बसने शुरू हुए थे, वो उसके बारे में हमने आपको चैप्टर 2 में मानचित्र दिखाया था। आपको याद होगा, वही बात है यहाँ कर रहे हैं। स्टार्ट। ये पूरे उपमहाद्वीप में पाए गए हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण पश्चिमोत्तर क्षेत्र में, आधुनिक कश्मीर में और पूर्वी तथा दक्षिण भारत में पाए गए हैं। स्टॉप। वह क्षेत्र जहाँ पर आरंभिक मानव ने क्या किया था कि जो जैसी फसलें उगानी शुरू कर दी थी और जानवरों को पालतू बनाकर उनसे दूध, मांस आदि प्राप्त करना शुरू कर दिया था और एक स्थायी निवास शुरू करने की दिशा में अग्रसर हो रहे थे, तो उनके साक्ष्य जो मिले हैं उनके बारे में यहाँ बात हो रही है। आगे स्टार्ट करते हैं। वास्तव में ये निर्दिष्ट स्थान कृषकों और पशुपालकों की बस्तियां थी या नहीं, इसे जांचने के लिए वैज्ञानिक खुदाई में मिले पौधों और पशुओं की हड्डियों के नमूनों का अध्ययन करते हैं। इनमें से सबसे रोचक जले हुए अनाज के दानों के अवशेष हैं। ऐसा लगता है कि ये गलती से या फिर जानबूझकर जलाए गए होंगे। वैज्ञानिक इन अनाज के दानों की पहचान कर सकते हैं। इस तरह हमें पता चलता है कि इस उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में बहुत सारी फसलें उगाई जाती रही होंगी। वैज्ञानिक विभिन्न जानवरों की हड्डियां की भी पहचान कर सकते हैं। स्टॉप। इस पैराग्राफ में आपको यही बताया गया है कि आरंभिक जो मानव था उसका साक्ष्य ढूंढ रहे हैं कि क्या वह एक स्थान पर बसने की जो उसकी प्रक्रिया वो एक स्थान पर रहने लग गया था या फिर नहीं। तो वैज्ञानिक इसके बारे में जांच करने के लिए वहाँ की जो फसलों के पुराने जो बीज हैं उनका अन्वेषण करते हैं और साथ में वहाँ के जो जानवर जो उन्होंने पालतू बनाए थे उनकी हड्डियों का भी अन्वेषण करते हैं, ताकि पता लगाया जा सके कि क्या जहाँ पर स्थायी निवास प्रक्रिया होनी शुरू हो गई थी या फिर नहीं। स्टार्ट। नीचे की तालिका से तुम यह जान सकती हो कि कहाँ कहाँ अनाजों और पालतू जानवरों की हड्डियों के अवशेष मिले हैं। अनाज और हड्डियां और इधर पुरास्थल। जो गेहूं, जौ, भेड़, बकरी, मवेशी आदि के जो हमें साक्ष्य मिले हैं वो मेहरगढ़, जो कि आधुनिक पाकिस्तान में, वहां से मिले हैं।
चावल, जानवरों की हड्डियों के टुकड़े आदि के जो हमें साक्ष्य मिले हैं, जो कोल, ढी, हवा आधुनिक उत्तर प्रदेश से मिले हैं। चावल, मवेशी, मिट्टी पर खुरों के निशान जो हमें मिले हैं, जो है महागढ़ा आधुनिक उत्तर प्रदेश से मिले हैं। गेहूं और दलहन के जो हमें साक्ष्य मिले हैं, वो गुफ कराल आधुनिक कश्मीर से मिले हैं। गेहूं और दलहन, कुत्ते, मवेशी, भैंस, भेड़, बकरी आदि के जो हमें साक्ष्य मिले हैं, वे बुर्जहोम आधुनिक कश्मीर से मिले हैं। गेहूँ, हरे चने, जौ, भैंस, बैल आदि के जो साक्ष्य मिले हैं, वो हमें चिरांद आधुनिक बिहार से मिले हैं। ज्वार, बाजरा, मवेशी, भेड़, बकरी, सूअर आदि के जो हमें साक्ष्य मिले हैं, वो हल्लूर आधुनिक आंध्र प्रदेश से मिले हैं। काला चना, ज्वार, बाजरा, मवेशी, भेड़, सूअर के जो हमें विशेष मिले हैं, जो वो पेयमपल्ली आधुनिक आंध्र प्रदेश से मिले। इसके अलावा और भी काफ़ी हैं, लेकिन जो मैंने मैंने आपको बताए गए, आप इन्हें माइंड में बिठा लें कि जय भारतीय जो देश है, जय कहाँ का, मेहरगढ़ कहाँ पर है, कोहलडी हवा कहाँ पर है, महागढ़ा कहाँ पर है, गुफकराल जैसे कि कश्मीर में है, बुर्जहोम कश्मीर में है, चिरांद बिहार में है, हल्लूर आंध्र प्रदेश में और पेयमपल्ली आंध्र प्रदेश में है। यह अपने माइंड में बिठा लें। अब स्थायी जीवन की ओर। मानव जो था, आरंभिक मानव था, उसने धीरे धीरे खेती करना और पशुओं को आबाद बनाना सीख लिया था। तो उसने फिर स्थायी निवास की उसकी प्रक्रिया शुरू हुई, उसके बारे में इस पैराग्राफ में बताया गया। स्टार्ट। पुरातत्वविदों को कुछ पुरास्थलों पर झोपड़ियां और घरों के निशान मिले हैं, जैसे कि बुर्जहोम वर्तमान कश्मीर में के गड्ढे के लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे, जिन्हें गर्तवास कहा जाता है। इसमें उतरने के लिए सीढ़ियां होती थी, इससे उन्हें ठंड के मौसम में सुरक्षा मिलती होगी। पुरातत्वविदों को झोपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों ही स्थानों पर आग जलाने की जगह मिली है। ऐसा लगता है कि लोग मौसम के अनुसार घर के अंदर या बाहर खाना पकाते होंगे। बहुत सारी जगहों से पत्थर और औजार भी मिले हैं, और इनमें से कई ऐसे हैं जो पुरापाषाण युगीन उपकरणों से भिन्न हैं, इसलिए इन्हें नवपाषाण युग माना जाता है। स्टॉप। आपको आपको पता होगा कि जो पूरा पाषाण युगीन का काल कब से कब तक था, तो 20 लाख साल पहले से लेकर वह लगभग 12,000 साल पहले तक का था। मध्य पाषाण युग कब से लेकर कब तक था, तो वो लगभग 12,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले तक का था, और जो नवपाषाण युग था वह 10,000 साल पहले से शुरू हुआ था। तो अब जो हमें जो साक्ष्य मिले हैं, जो पत्थर आदि के औजार मिले हैं कई जगहों पर, तो उस वह जो साक्ष्य है वह नवपाषाण युग के माने गए हैं। स्टार्ट। इनमें वे औजार भी हैं जिनकी धार को और अधिक पैना करने के लिए उन पर पॉलिश चढ़ाई जाती थी। ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज तथा वनस्पतियों से प्राप्त अन्य चीजों को पीसने के लिए किया जाता था। आज हजारों साल बाद भी ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज पीसने के लिए किया जाता है। उसी तरह प्राचीन प्रशस्त्र युगीन औजारों का निर्माण और प्रयोग लगातार होता रहा। कुछ औजार हड्डियों से भी बनाए जाते थे। स्टॉप। अब इसमें प्रशस्त्र युगीन का मतलब, प्रशस्त्र का मतलब क्या होता है, पत्थर ही होता है इसका मतलब। तो उसमें भी क्या था, उसमें भी वो करते थे, और साथ में वह मूसल और ओखली का जो प्रयोग थे, वह जो अनाज के कई जो पीसने योग्य जो होते हैं, उन्हें पीसने के लिए भी करते थे। और आपको पता है कि जो ओखली और मूसल का प्रयोग तो अब भी होता है, आज भी ओखली और मूसल का है, वो आपको बहुत सारे घरों में मिल जाएंगे। मेरे घर में भी है ओखली और मूसल। आगे है। नवपाषाण युग के पुरास्थलों से कई प्रकार के मिट्टी के बर्तन मिले हैं, कभी कभी इन पर अलंकरण भी किया जाता था। स्टॉप। अलंकरण का मतलब है कि उस पर चित्रकारी की जाती थी। जैसे आधुनिक आप घड़े देखेंगे, ग्रामीण घरों में आप घड़े देखेंगे, जो घड़े होते हैं, तो उन पर भी अलंकरण किया जाता है। वो रेड और ब्लैक जो होती हैं लाइन्स बनाकर उस पर अलंकरण किया जाता है। तो वही प्राचीन युगीन से यह परंपरा चली आ रही है। आगे स्टार्ट करते हैं। बर्तनों का उपयोग चीजों को रखने के लिए किया जाता था। धीरे धीरे लोग बर्तनों का प्रयोग खाना बनाने के लिए भी करने लगे। चावल, गेहूं तथा दलहन जैसे अनाज अब आहार का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए थे। इसके साथ साथ अब लोग कपड़े भी बुनने लगे थे। इनके लिए कपास जैसे आवश्यक पौधे उगाए जा सकते थे। स्टॉप। अब आपको इस पैराग्राफ में क्या बताया जा रहा है, गेहूं उगाना शुरू कर दिया था, अनाज जानवरों को पालतू बनाना शुरू कर दिया था, और साथ में वो कपड़े भी बुनने लगे। तो कपड़े के लिए वे विशेष फसलों को उगाने लगे थे, जैसे कि कपास को भी उगाने लगे थे, और साथ में वो मृदबांड भी बनाने लगे थे, और मृदबांडों में वो अलंकरण भी करने लगे थे। और साथ में क्या था, पत्थरों का जो पहले उपकरण बनाते थे उसमें परिवर्तन आने लगा था। अब जो पत्थर का जो अगला हिस्सा होता था वो काफी नुकीला होता था, ताकि किसी भी काम को आसानी से किया जा सके। तो काफी बदलाव आए। जी नवपाषाण युग के बारे में बात हो रही है। जी सारी की सारी जो बात है, जो 10,000 साल पहले की हो रही है।
यानी ना पहचान युग की हो रही है। आगे स्टार्ट करते हैं। क्या ये परिवर्तन हर जगह एक साथ ही आ गए होंगे? ऐसी बात नहीं है। एक तरफ जहां कई जगहों पर स्त्री पुरुष शिकार और भोजन संग्रह करने का काम करते रहे थे, वहीं अन्य लोगों ने हजारों सालों के दरमियान धीरे धीरे खेती और पशुपालन को अपना लिया। बहुत जगह लोग मौसम के मुताबिक बदल कर अपनी जीविका चलाया करते थे। स्टॉप। अब इसमें आपको बताया गया है कि ये जो परिवर्तन हुए धीरे धीरे पशुओं को पालतू बनाना, फसल उगाना, मूसल ओखली का उपयोग करना, मृदभांड बनाना, उन पर अलंकार करना, पत्थरों को नुकीला बनाना और अपने जीवन को स्थायी बनाना और जानवरों की गतिविधियों को समझना, प्रकृति की जलवायु को समझते हुए फसलों को उगाने की जो प्रक्रिया जो थी, यह ऐसा नहीं है कि पूरे महाद्वीप में एक साथ ही शुरू हो गई थी। नहीं, कई की क्षेत्रों में पहले शुरू हो गई थी और कई में बाद में हुई। समकालीन थी बट आगे पीछे थी। इस पैराग्राफ में आपको यह समझाने की बात की कोशिश की गई है। आगे है अन्य रीति रिवाज। पुरातत्वविद बहुत स्पष्ट रूप से इस बारे में कुछ नहीं कह सकते। विद्वानों ने ऐसे किसानों का अध्ययन किया है। इसमें प्राय कृषक और पशुपालक समूह में रहते हैं जिन्हें जनजाति कहते हैं। विद्वानों ने पाया कि ये लोग कुछ ऐसे रीति रिवाजों को मानते हैं जो संभवतः पहले से ही प्रचलित थे। स्टॉप। अब जो वो लोग थे वो उन्हें जनजाति कहा गया है। उन्हें आज के जो वैज्ञानिक जो अन्वेषण करते हैं उनके द्वारा क्या कहा गया है? उन्हें जनजाति नाम दिया गया है, जो कि उन रीति रिवाजों को मानते थे जो कि पहले से उनके प्राचीन समय से चले आ रहे थे। जनजाति पढ़ लेते हैं। प्राय जनजाति के लोग छोटी छोटी बस्तियों में रहते हैं। ज्यादातर परिवार एक दूसरे से संबंधित होते हैं और इस तरह के परिवारों के समूह मिलकर जनजाति का निर्माण करते हैं। जनजाति के सदस्य शिकार, भोजन संग्रह, खेती, पशुपालन और मछली पकड़ने जैसे पेशे अपनाते हैं। अक्सर महिलाएं खेती का सारा काम करती हैं। इसमें जमीन तैयार कर बीज बोने, पौधे की देखभाल करने से लेकर फसल काटने तक का काम शामिल है। बच्चे पौधों की देखभाल करते हैं और चिड़िया और जानवरों को दूर भगाते हैं ताकि वे पौधों और फसलों को नुकसान न पहुंचाए। महिलाएं फसल दावकर अनाज कूटती पीसती हैं। पुरुष आमतौर पर पशुओं के बड़े बड़े झुंडों को चराते हैं, जबकि बच्चे छोटे झुंडों को जहां जानवरों की सफाई तथा दूध निकालने का काम स्त्री पुरुष दोनों मिलकर करते हैं। उसी तरह दोनों मिलकर बर्तन बनाने, टोकरियां बुनने, औजार तथा झोंपड़ियां बनाने का काम भी साथ साथ करते हैं। गाना, नाच और घरों की सजावट भी उनकी जिंदगी का एक अहम हिस्सा होता है। स्टॉप। अब इसमें आपको जनजाति के रहन सहन, उनके काम आदि के बारे में बताया गया है। आगे भी है। कुछ व्यक्तियों को नेता मान लिया जाता है। वे अनुभवी वृद्ध व्यक्ति, नौजवान योद्धा या फिर पुरोहित हो सकते हैं। वयस्क महिलाओं को भी उनके ज्ञान तथा अनुभव के लिए विशिष्ट सम्मान दिया जाता है। जनजातियों की सांस्कृतिक परंपराएं बहुत समृद्ध तथा विशिष्ट होती हैं। इनमें उनकी भाषाएं, संगीत, कहानियां तथा चित्रकारी भी शामिल है। उनके अपने देवी देवता होते हैं। जमीन, जंगल, घास के मैदान तथा पानी पूरे कुनबे की संपत्ति मानी जाती है, जिनका उपयोग सभी एक साथ करते हैं। इनमें गरीब और अमीर के बीच कोई खास अंतर नहीं होता, इसलिए जनजातीय समाज अन्य समाजों से भिन्न होते हैं। इन अन्य समाजों के बारे में तुम आगे पढ़ोगी। स्टॉप। अब इस पैराग्राफ में आपको उनके बारे में बताया गया है कि स्त्री पुरुषों के काम वो कैसे करते हैं, उनकी गतिविधियां क्या है, उनकी सांस्कृतिक गतिविधियां कैसे है, तो उनकी आर्थिक गतिविधियां कैसे, उनका सामाजिक परिवेश कहता है कैसा है और उनमें भेदभाव नहीं है। जो आधुनिक जो काफी बुराइयां हैं वो उनमें नहीं थी। उनके अपने देवी देवता होते हैं और उनमें एक बुद्धिमान व्यक्ति को अपना नेता मान लिया जाता है और लेडीज भी होती है तो उसे भी उसकी योग्यता के अनुसार सम्मान दिया जाता है। इस पैराग्राफ में इतना ही बताया गया है। आगे चलते हैं। सूक्ष्म निरीक्षण। सूक्ष्म निरीक्षण का मतलब है कि किसी विशेष क्षेत्र विशेष को लेकर उसका निरीक्षण करना। जैसे कि जहाँ पहले मेहरगढ़ का किया गया है और इसमें मेहरगढ़ में विशेष वस्तु मिली है जिसे जीवन मृत्यु, तो इसके बारे में पढ़ते हैं। मानचित्र 2 में मेहरगढ़ ढूंढो। यह ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ते बोलन दरे के पास एक हरा भरा समतल स्थान है। मेहरगढ़ संभवतः वह स्थान है जहां के स्त्री पुरुषों ने इस इलाके में सबसे पहले जौ, गेहूं उगाना और भेड़ बकरी पालना सीखा। जहां खुदाई में सबसे पहले के स्तरों से पुरातत्वविदों को विभिन्न प्रकार के जानवरों की हड्डियां मिली। इसमें हिरन तथा सुअर जैसे जंगली जानवरों की हड्डियां भी शामिल हैं। उनके बाद के स्तरों से भेड़ और बकरियों की हड्डियां ज्यादा मिली हैं। उसके ऊपर ज्यादातर मवेशियों की भी हड्डियां मिली हैं और हड्डियां मिली हैं। इससे ऐसा लगता है कि ये लोग मवेशियों को पालने लगे थे।
मेहरगढ़ में इसके अलावा चौकोर तथा आयताकार घरों के अवशेष भी मिले हैं। प्रत्येक घर में 4 या उससे ज़्यादा कमरे हैं। इनमें से कुछ संभवतः भंडारण के काम आते होंगे। स्टॉप। अब देखो, जो कश्मीर में जो घर बनाए जाते थे वो गर्तावास कहलाते थे, यानी जमीन को खोद कर गर्त बनाए जाते थे और उसमें वह जो ठंडी के मौसम में वह वहाँ रहा करते थे। और जो कश्मीर में घर मिले हैं, जैसे वहाँ अंदर और जहाँ जमीन के अंदर और ऊपर दोनों जगहों पर हमें आग जलाने के साक्ष्य मिले हैं। वहाँ पर तो ज़मीन को खोद कर घर बनाया जाता था, घर जिसे हम गर्तावास कहते हैं। लेकिन जो मेहरगढ़ है, जो कि आधुनिक पाकिस्तान में है, यह पर क्या है अभी, मकान जो होते थे, वो क्या होते थे? घर जो होते जो चौकोर होते थे और साथ में आयताकार होते थे और प्रत्येक घर में 4 या उससे ज़्यादा कमरे होते थे। फिक्स है यहाँ पर। तो इन किसकी विशेषता हुई ना, कश्मीर में मकान किस तरह के बनाए जाते हैं उन्हें हम गर्तावास कहते हैं। अब मेहरगढ़ में जो आधुनिक पाकिस्तान में, इसमें मकान किस तरह के बनाए जाते हैं, इसमें चौकोर और आयताकार मकान बनाए जाते हैं, घर बनाए जाते हैं। और इसमें लगभग कितने मकान होते हैं घरों में? लगभग 4 मकान होते हैं, जिसमें कुछ संभवत भंडारण के काम भी आते होंगे। दोनों में अंतर है, ध्यान रखिएगा। ये पढ़ लेते हैं इंपॉर्टेंट, पहले और बाद के स्तर। जब पुरातत्वविद किसी जगह की खुदाई करते हैं तो वे कैसे समझते हैं कि कौन से स्तर पहले के हैं और कौन से बाद के? इस चित्र को देखो, नीचे दिया गया है 1 2 3 4, इसको देखिए आप। मान लो लोगों ने सबसे पहले समतल भूमि स्तर 4 पर रहना शुरू किया। आमतौर पर लोग जहां रहते हैं पर घर टूटने पर दोबारा वही बना लेते हैं। टूटे फूटे सामान और कूड़ा करकट भी घरों के आसपास जमा होते रहते हैं और इन कारणों से बस्ती की जमीन धीरे धीरे ऊंची होती जा रहती है और फिर सैकड़ों सालों के बाद वहां एक टीला बन जाता है। इसलिए जब टीले की खुदाई की जाती है तो उसका सबसे निचला स्तर सबसे पुराना होता है और इसके बाद के स्तर बाद के युगों के होते हैं और यही ऊपरी तथा निचली तहें आमतौर पर स्तरों के रूप में जानी जाती हैं। तो इस पैराग्राफ में आपको बताया गया है कि वैज्ञानिक अन्वेषण कैसे करते हैं, सबसे प्राचीन स्तर कौन सा था और नया स्तर कौन सा है, इसके बारे में कैसे जान पाते हैं, इस पैराग्राफ में यही बताया गया है। अब मेहरगढ़ में जो साक्ष्य मिला है आपको, मृत्यु के बाद सामान्यतः मृतक के सगे संबंधी उसके प्रति सम्मान जताते हैं। लोगों की आस्था है कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है, इसलिए कब्रों में मृतकों के साथ कुछ सामान भी रखे जाते हैं। मेहरगढ़ में ऐसी कई कब्रें मिली हैं। एक कब्र में एक मृतक के साथ एक बकरी को भी दफनाया गया था। संभवत इसे परलोक में मृतक के खाने के लिए रखा गया होगा। अब देखो इधर साइड में आपको 4 मकान दिखाए गए हैं, जो मेहरगढ़ का घर का एक चित्र दिखाया गया है आपको। और इधर मेहरगढ़ में ही एक हमें कब्र का चित्र मिला है, जहाँ पर एक मृतक व्यक्ति के साथ एक बकरी को दफनाया गया है, जो कि उनकी आस्था आदि को व्यक्त करता है। तो मृतक के साथ बकरी को दफनाने का साक्ष्य हमें कहाँ से मिला है? तो जो है मेहरगढ़ से मिला है। ठीक है। डायोजली हैंडिंग, इसका सूक्ष्म निरीक्षण किया गया है। पहले तो आपका किसका किया गया है? मेहरगढ़ का किया गया है। दूसरा आपका दायोजली हैंडिंग का किया गया है। आपको मैंने पिछले अध्याय में भी बताया था कि दायोजली हैंडिंग कहाँ पड़ता है, जहाँ पर ब्रह्मपुत्र नदी जहाँ बहती है, बांग्लादेश के जो निचला स्तर है वहाँ पर जो है पाया जाता है। मानचित्र 2 में दायोजली हैंडिंग नूडो, यह पुरास्थल चीन और म्यांमार की ओर जाने वाले रास्ते ब्रह्मपुत्र की घाटी की एक पहाड़ी पर है, जहां खरल और मूसल जैसे पत्थरों के उपकरण मिले हैं। इससे पता चलता है कि जहां लोग भोजन के लिए अनाज उगाते थे, साथ ही जहां से जेडाइट पत्थर भी मिला है। संभवतः यह पत्थर चीन से आया होगा। इसके अतिरिक्त इस पुरास्थल में काष्ठाश्म, अति प्राचीन लकड़ी जो सख्त होकर पत्थर बन गई है, के औजार और बर्तन भी मिले हैं। स्टॉप। अब जहाँ पर आपको क्या क्या मिला है, दार्जिलिंग हैंडिंग की क्या क्या विशेषता है? जहाँ पर हमें एक तो जेडाइट पत्थर मिला है, जेडाइट पत्थर संभवतः चाइना से आया होगा। और जहाँ पर एक काष्ठाश्म लकड़ी के विशेष औजार और उसके बर्तन भी मिले हैं और जहाँ पर काफ़ी मूसल और पत्थरों के उपकरण मिले हैं। तो ये दार्जिलिंग हैंडिंग की विशेषताएं हैं। मेहरगढ़ की विशेषताएं अलग थी और दार्जिलिंग हैंडिंग की विशेषताएं अलग है। कश्मीर के जो घर थे उनकी विशेषता अलग थी। अब क्या हमें अन्यंतर पढ़ना है कि इसके समकालीन इधर दूसरे उपमहाद्वीपों में क्या था। नवपाषाण युग के सबसे प्रसिद्ध पुरास्थलों में एक चताल हयूक तुर्की में है। तुर्की आपको पता है भूमध्य सागर के पूर्वी हिस्से में पड़ता है, जहां दूर दराज स्थानों से कई चीजें लाई जाती थी और इनका उपयोग किया जाता था। जैसे सीरिया से लाया गया
सीरिया से लाया गया चकमक पत्थर, लाल सागर की कौड़ियां तथा भूमध्य सागर की सीपियां। ध्यान रहे कि उस समय तक पहिए वाले वाहन का विकास नहीं हुआ था। लोग सामान खुद या जानवरों के पीठ पर लाद कर ले जाएगा। उस अब देखो, अब आपसे इस पैराग्राफ में क्या कहा गया है कि उस समय तक पहिए का आविष्कार नहीं होता। किस समय तक की बात हो रही है? ये जो चैप्टर पूरा बात कर रहा है, जो नवपाषाण काल की बात कर रहा है, और मैंने आपको नवपाषाण काल का समय कब तक बताया है। लगभग आज से 10,000 साल पहले जो काल था वो नवपाषाण काल था। अब आप 10,000 साल पहले था, अब आपको ईसा पूर्व ज्ञात करना है तो 2,000 साल घटा दो, तो लगभग ईसा पूर्व 8,000 ईसा पूर्व क्या था? नवपाषाण युग था। सिंधु घाटी सभ्यता की जो आप बात करते हैं वो आज से तो 4700 वर्ष पहले है, और ईसा पूर्व की बात करें तो 2000 साल घटा दो तो लगभग 2700 ईसा पूर्व की बात होती है। सिंधु घाटी सभ्यता के पतन की बात करें तो आज से बात करते हैं तो वो ईसा पूर्व से बात करते हैं तो लगभग 1900 ईसा पूर्व उसका पतन हो चुका था, और उसके बाद वैदिक सभ्यता आ चुकी थी। तो हमें तिथि क्रम ध्यान रखना है। जिस 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 बारे अब आप पढ़े जा रहे हो, आपको तिथि क्रम पता नहीं है तो ऐसे नहीं चलेगा, आपको तिथि क्रम भी ध्यान रखना है। तो ये जो बात हो रही है ये आज से लेकर लगभग 10,000 साल पहले से हो रही है, यानी नवपाषाण युग की बात हो रही है। अब आप यहाँ तिथियां देख लीजिए ध्यान से, इधर दी हुई तिथियां, कुछ महत्वपूर्ण तिथियां। बसने की प्रक्रिया कब आरंभ हुई? तो लगभग 12,000 साल पहले शुरू हुई। और मेहरगढ़ में बस्ती का आरंभ कब हुआ? तो लगभग 8,000 साल पहले हुआ। इसी के साथ हमारा यह चैप्टर खत्म होता है। अब हम इसके नोट्स पढ़ते हैं। भोजन संग्रह से उत्पादन तक। सबसे पहले जिस जंगली जानवरों को इन्होंने पालतू बनाया वह कुत्ते का जंगली पूर्वज था। झुंड में रहने वाले व ज्यादातर घास खाने वाले जानवरों को इन्होंने पालतू बनाया, जैसे भेड़, बकरी, गाय, सूअर आदि। लोगों द्वारा पौधे उगाने और जानवरों की देखभाल करने को बसने की प्रक्रिया का नाम दिया गया है। बसने की प्रक्रिया करीब 12,000 साल पहले शुरू हुई थी। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसलों में गेहूं व जौ आते हैं। शॉर्ट में आपको फैक्ट समझ में आ गए होंगे। अब आगे जो इम्पोर्टेंट है इसलिए आपको यहाँ पर दिखाया गया। अनाज और हड्डियां इसके ये कहाँ से मिले हैं? पूरा स्थल। गेहूं, जौ, भेड़, बकरी, मवेशी आदि के साक्ष्य मेहरगढ़ पाकिस्तान से मिले हैं। चावल जानवर की हड्डियों के टुकड़े के अवशेष कोल्डी हवा और उत्तर प्रदेश से मिले हैं। चावल, मवेशी, मिट्टी पर खुरों के निशान हमें महागढ़ा आधुनिक उत्तर प्रदेश से मिले हैं। गेहूं, दलहन आदि के हमें जो साक्ष्य मिले गुफ क्रॉल कश्मीर से मिले हैं। गेहूं, दलहन, कुत्ते, मवेशी, भैंस, भेड़, बकरी आदि के जो साक्ष्य मिले बुर्ज हम आधुनिक कश्मीर से मिले, जहां मनुष्य के साथ बकरी दफनाई गई थी। बुर्ज होम की बात हो रही है। गेहूं, हरे चने, जौ, भैंस, बैल आदि के साक्ष्य मिले जो चिरांद आधुनिक बिहार से मिले हैं। और ज्वार, बाजरा, मवेशी, भेड़, बकरी, सूअर के साक्ष्य हमें हल्लूर आधुनिक आंध्र प्रदेश से मिले हैं। काला चना, ज्वार, बाजरा, मवेशी, भेड़, सूअर आदि के हमें साक्ष्य मिले जो पेमपल्ली आधुनिक आंध्र प्रदेश से मिले हैं। ये सूक्ष्म निरीक्षण है वर्तमान कश्मीर में बुर्जहोम। ये लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे जिन्हें गर्तावास कहा जाता है। इसमें उतरने के लिए सीढ़ियां होती थी। पुरातत्वविदों को झोंपड़ियों के अंदर व बाहर दोनों ही स्थानों पर आग जलाने के साक्ष्य मिले हैं। ऐसा लगता है कि लोग मौसम के अनुसार घरों के अंदर एवं बाहर खाना पकाते होंगे। मेहरगढ़ पाकिस्तान। यह ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ते बोलन दरे के पास एक हरा भरा समतल स्थान है। इस इलाके में सबसे पहले स्त्री पुरुषों ने जौ, गेहूं उगाना व भेड़ बकरी पालना सीखा। मेहरगढ़ में बस्ती का आरंभ आज से 8,000 साल पहले शुरू हुआ था। मेहरगढ़ में इसके अलावा चौकोर तथा आयताकार घरों के अवशेष भी मिले हैं। प्रत्येक घर के 4 या उससे ज्यादा कमरे हैं, जिनमें से कुछ भंडारण के काम आते होंगे। मेहरगढ़ में एक मृतक के साथ बकरी को दफनाया गया है। देखो जो बुर्जहोम में भी दफनाया गया है और मेहरगढ़ में भी दफनाया गया है। मेहरगढ़ में आयताकार और चौकोर घर हुआ करते थे, उसमें लगभग 4 मकान हुआ करते थे। जो हमारा कश्मीर है वहां पर लगभग गर्तावास बनाए जाते थे। आगे जो सूक्ष्म निरीक्षण किया गया है वो किया गया है डायोजली हैंडिंग का।
यह पुरास्थल चीन और म्यांमार की ओर जाने वाले रास्ते में ब्रह्मपुत्र की घाटी की एक पहाड़ी पर है, जहां खर्ल और मूसल जैसे पत्थरों के उपकरण मिले हैं। इससे पता चलता है कि यहाँ लोग भोजन के लिए अनाज उगाते थे। दार्जिलिंग हैंडिंग की बात हो रही है, जहां जेडाइट पत्थर भी मिला है। संभवतः यह पत्थर चीन से आया होगा। इसके अतिरिक्त इस पुरास्थल से काष्ठाश्म, अति प्राचीन लकड़ी जो सख्त होकर पत्थर बन गई थी, के औजार और बर्तन भी मिले हैं। आज हजारों साल बाद भी ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज पीसने के लिए किया जाता है। अगला जो सूक्ष्म निरीक्षण है वो चताड़हयुग जे अन्यंत्र में हुआ है, यह तुर्की में है। यह नवपाषाण युग का सबसे प्रसिद्ध पुरास्थल है, जहां सीरिया से लाया गया चकमक पत्थर, लाल सागर की कोड़ियां तथा भूमध्य सागर की सीपियां मिली हैं। इसी के साथ आज का हमारा चैप्टर खत्म होता है। आशा है आपको चैप्टर समझ आया होगा। आपको ये जो नोट्स अंत में दिखाए गए हैं, आप कृपया इनके नोट्स बना लें। आप जिस चीज़ को जितना सुनोगे, लिखोगे और फिर उसे रीड करोगे, आपकी वो चीज़ उतनी ही क्लियर होती जाएगी। ये जो यहाँ पर आपको स्थान बताए गए हैं, जो इम्पोर्टेंट है, इनकी जगह याद रखें। जैसे कोल्डी हवा कहाँ पर है, जैतनिक उत्तर प्रदेश में, चिरांद कहाँ है, जो है बिहार में है, और बुर्ज होम कहाँ है, कश्मीर में है, मेहरगढ़ कहाँ है, पाकिस्तान में है, हल्लूर कहाँ है, आंध्र प्रदेश में है, पेमपल्ली कहाँ है, वो भी आंध्र प्रदेश में है। तो इस तरह महागढ़ा कहाँ है, ये भी उत्तर प्रदेश में है। तो आप स्थानों को याद रखें, ये इम्पोर्टेंट हैं। आपसे जब आप हिस्ट्री ऑप्शनल रखते हैं तो उसमें लगभग 250-250 नंबर के 2 पेपर होते हैं। तो पहला पेपर होता है इसमें प्राचीन भारत में आपको 50 नंबर के तो स्थान ही दिए जाते हैं। उन स्थानों के बारे में ही आपको 30-30 वर्डों में लिखना होता है। इसलिए इन स्थानों को अभी से इस पर मजबूती रखें और इन्हें ध्यान से कवर करें। इसी के साथ आज का हमारा चैप्टर खत्म होता है। जय हिंद, जय भारत।